Hello everyone, welcome back to another rewatching episode of The Law with Lawyers podcast. And I am your host Abhishek और आज मैं आया हूँ नेशनल क्लैट एकेडमी जो रांची में है उनके डायरेक्टर से मिलने। आज मैं सर से बात करूंगा कि एक स्टूडेंट जिसने अभी 12th कंप्लीट करा है या वो स्टूडेंट जिसने अभी अपनी BA या BCom की डिग्री लेने के बाद वो लॉ करने के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या उन्हें क्लैट कैसे देनी चाहिए, क्लैट की क्या क्या पैटर्न्स है, क्लैट में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे टिप्स के बारे में हम सर से जानेंगे। तो आज हमारे साथ आ रहे हैं कुमार अभिनव सर। सर आपका हमारे इस शो पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, जो आपने अपनी इतनी वैल्यूएबल टाइम हमें दिए। अरे धन्यवाद आपका। ये बच्चों के लिए करा जा रहा है तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब भी मौका मिलेगा मैं चाहूंगा कि जो भी मुझे पता है उससे मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचूं और उनको मदद कर सकूं। क्योंकि मेरे हिसाब से जो सबसे मुश्किल फेज होता है एक आदमी की जिंदगी का, वो आपको कक्षा 10वीं से लेके 12वीं और उसके बाद का करियर सिलेक्शन, स्ट्रीम सिलेक्शन, कॉलेज सिलेक्शन। वहाँ बहुत भीड़ भी है और बहुत अनसर्टेनिटी भी है। फिर तो कुछ बच्चे कॉलेज चले गए, वहां के बाद आप करियर फिगर आउट कर ही लेते हैं, बट मेन 11th-12th में बच्चों को होती है दिक्कत। तो वहां पे हम लोग जितना एडवाइस दे सके उतना कम है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी यहाँ आके, और अच्छी बात है कि कुछ लोग आज भी इस पहल में लगे हैं कि क्लैट को भी लेके कुछ वीडियोस बनाया जाए। तो सर क्लैट क्या होती है, इसकी एक ओवरव्यू आप दे देते हमारे व्यूअर्स को तो बहुत अच्छा हो। जरूर जरूर। देखिए, क्लैट जो है उसका फुल फॉर्म है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, ठीक है। और ये एक नेशन वाइड एग्जाम है जो अपने देश में जितनी भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज है, जैसे आपको टॉप का नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हुआ NLSIU बैंगलोर जो 1987 में खुला है, और उसके बाद 23-24 अराउंड लॉ कॉलेजेस जो आज के डेट में इंडिया में खुल चुके हैं, नेशनल लॉ कॉलेजेस माइंड में। अब याद रखिए कि हमारे यहाँ पहले जो लॉ कॉलेज थे वो आज भी हैं, GLC, ILS। और इन लॉ कॉलेजेस में पहले से जो होता था उसमें आपको 3 साल के कोर्सेज चलते थे। NLUs आने के बाद से और सिम्बायोसिस के द्वारा लाया गया, और फिर ये 5 साल का कोर्स BA LLB एक इंटीग्रेटेड कोर्स इन्होंने लॉन्च किया। और फिर 2008 में फाइनली जब 10-12 के अराउंड कॉलेजेस हो गए तो एक कंसोर्शियम बना के इन्होंने क्लैट एग्जाम को जन्म दिया 2008 के बाद से। तो अभी तक आप 2024 आने को है, 16 एडिशन क्लैट का ऑलरेडी हो चुका है। और इन 16 एडिशन में क्लैट एक बड़ा ही यूनिक एग्जाम निकल के आया है जो आपको बाकी एग्जाम से कंपेरेबल नहीं है। अगर आप 12th की बात करो, इस लेवल के एग्जाम्स की बात करो, इसमें दुनिया भर के, अगर आप दुनिया भर का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि NRI कैंडिडेट्स भी आपको NLUs में एडमिशन लेते हुए पाए जाएंगे, बट इन जनरल इंडिया के जो भी बच्चे अपनी करियर लॉ में बनाना चाहते हैं उनके लिए जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो उनको प्रोवाइड कराता है NLU। और उसके लिए जो एग्जाम होता है हर साल एक बार, वो है आपका क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। सर लाइक क्या होता है कि आफ्टर 12 स्टूडेंट्स के पास कुछ आइडिया नहीं होता है। बहुत लोग होते हैं जो अपने सराउंडिंग में एडवोकेट्स को देखते हैं तो वो भी चाहते हैं कि मैं भी ऐसा लॉ बनूं। तो क्या आप उन्हें ये सजेस्ट करना चाहोगे? अब उसके बाद होता है कि कॉलेज कैसे सेलेक्ट करें, या तो आप कोई कॉमन एंट्रेंस एग्जाम दे करके जाओ या प्राइवेट कॉलेजेस में जाओ। तो क्या आप ऐसा मानते हो कि क्लैट देने वाले बच्चे को ज्यादा आगे चल के प्रेफरेंस मिलती है अपने कैरियर में, लॉ के कैरियर में, या जो नॉर्मल भी जाते हैं वो भी अच्छे सक्सेस कर सकते हैं? नहीं, देखिए, सक्सेस का कोई एक मंत्र नहीं है, कोई एक फॉर्मूला नहीं है। इट्स जस्ट लाइक कि आप इंजीनियरिंग में भी जाओगे तो यू हैव IITs, बट यू हैव NITs, यू हैव स्टेट यूनिवर्सिटीज। और कई बार आप देखते होंगे कि IIT में भी बच्चे जाके ड्रॉप आउट हो जाते हैं और शायद वो लाइफ में उतनी सक्सेस नहीं अचीव कर पाते जितना एक स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी का बच्चा जो हमेशा से फोकस्ड रहा, डायरेक्टेड रहा, वो अचीव कर लेता है। सो एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, बट हम जब बात करते हैं जनरलिटी की, तो वहां पे एक चीज जो आपको मानना पड़ेगा वो ये है कि मार्केट इंप्रेशन जो है, एक आप निकलते हैं कॉलेज से, फिर आप डिग्री लेके जाते हैं, फिर आप इंटर्नशिप्स के दौरान आपको मिलता है, और फिर जॉब फेचिंग के दौरान आपको ये महसूस होता है कि उस भीड़ में जो इंडिया में हम देख रहे हैं, उस भीड़ में बड़ा अच्छा रहता है अगर आपके पास कुछ एडवांटेज पॉइंट हो, अगर आपके पास कुछ बोनसेस हो। और ये जो लॉ कॉलेजेस की डिग्री है, NLUs की डिग्री, IITs की डिग्री, बाकी हर कॉलेज की जो प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस की डिग्री है, इंडिया में वो आपको कुछ नहीं तो वो एक स्टेप आगे रख देता है बाकी के कंपैरिजन में। फिर तो सब कुछ आपके ऊपर है। अच्छे अच्छे कॉलेज में जाके भी बच्चे नहीं सक पाते हैं, ड्रॉप आउट ले लेते हैं, और एक नॉर्मल से कॉलेज से पढ़ के भी बच्चे शिखर तक पहुंचे हैं जिसका कोई इंतहा नहीं है। तो इसलिए ये कहना कि NLU ही गारंटी है सक्सेस का या NLU जाना सक्सेस की गारंटी है, ये दोनों की दोनों बातें गलत होंगी। लेकिन एक बच्चा अपना बेस्ट दे और
कोशिश यही करे कि कम से कम हर लेवल पे हमको अपना बेस्ट मिले। 12th के लेवल पे NLU जाना वुड बी द बेस्ट फॉर यू, इसलिए ट्राई करना वुड बी एडवाइजेबल फ्रॉम माय साइड। यस सर। तो मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि ये जो हमारा पॉडकास्ट है वो 5 सेक्शन में डिवाइडेड है। फर्स्ट है कि हम क्लैट के ओवरव्यू के बारे में जानेंगे, दूसरा है कि इसकी प्रिपरेशन एंड स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए एक परफेक्ट। तो मुझे लगता है कि सर के अलावा मतलब कि सर एक बहुत अच्छे हमारे पास ऑप्शन है जो इस चीज़ के ऊपर बहुत अच्छे से हमें बता सकते हैं, और जो भी स्टूडेंट इसकी प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए पॉडकास्ट बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और थर्ड है कि इसमें हमारी चैलेंजेस क्या आती है जब हम ये प्रिपरेशन करते हैं क्लैट की, इसमें चैलेंजेस क्या आती है। फोर्थ है रोल ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूशन, लाइक कि इंडिया में आज के टाइम में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो बहुत जगह बच्चों से पैसा ले लेते हैं या वो वैसी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दे पाते बच्चों से। तो उसके बारे में भी हम सर से जानेंगे क्योंकि इनका खुद का एक इंस्टीट्यूशन नेशनल क्लैट एकेडमी, तो सर इसके ऊपर और अच्छे से हमें बता सकते हैं कि इनमें और बाकियों में क्या डिफरेंस है, या ये ऐसा क्या अपने एजुकेशन सिस्टम में, अपने इंस्टीट्यूशन के एजुकेशन सिस्टम में लाए हैं जिससे जो स्टूडेंट है उनको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और फिफ्थ एंड लास्ट होगा कि लीगल कैरियर एंड गाइडेंस के बारे में हम सर से पूछेंगे कि आगे हमें क्या करना चाहिए। तो सर मैं चाहता हूं कि आप स्टूडेंट्स के जब क्लैट की प्रिपरेशन करते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस वो फेस करते हैं और उसे कैसे वो टैकल कर सकते हैं। जी देखिए, कोई भी एग्जाम इंडिया में अगर आप हैं और आप कंपटीशन के जरिए किसी अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं या कंपटीशन के जरिए कोई जॉब चाहते हैं, एक चीज तो आपको मानना है कि भीड़ बहुत है और लड़ाई बहुत तगड़ी है। यस सर। इतनी तगड़ी लड़ाई है कि बच्चे जो सच में सिंसियर होकर पूरे पूरे साल पढ़ते हैं वो भी कई बार नहीं वो मुकाम पे पहुंच पाते हैं जहां वो जाना चाहते हैं। तो इसलिए सबसे पहला एडवाइस ये होगा कि कमर कस लीजिए। आप अगर प्रिपरेशन की सोच रहे हैं तो फिर आपका एटीट्यूड, आपका टेम्परामेंट, आपका रूटीन, आपका डेली लाइफ, आपका लाइफस्टाइल, आपके फ्रेंड सर्कल, आपका ऑलमोस्ट हर एक परसेप्शन में थोड़ा थोड़ा बदलाव का डिमांड होगा। शुरुआत में आपको एक इजी तरीका दिया जाएगा जिससे आप धीरे धीरे करके पढ़ाई को एंजॉय करना शुरू करो, सीरियस होके। क्योंकि देखिए होता क्या है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इस तरीके का है कि आप 10th तक जो है रोट लर्निंग पे फोकस करते हैं। आपको चीजों को रटवाया गया है, आपको पता है यही सेट ऑफ क्वेश्चंस रिपीट होनी है, हमने उसी पे बहुत बार प्रैक्टिस कर लिया, मैथ्स में उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, हमारा काम चलता गया। 12th तक तो यही हमने देखा। 12th के बाद हम आते हैं कॉम्पिटिशन में, और वहां जाके सारे कॉलेज का डिमांड होता है कि अब आप एनालिटिकल हो जाओ अचानक से। अब आप अचानक से वो रोट लर्निंग छोड़ो और अब अपना दिमाग अप्लाई करना शुरू करो, स्पॉन्टेनिटी लेके आओ, आप ऑन द फीट सोचना शुरू करो। हमने तो बच्चों को खुद क्रिपल कर दिया है ना कि वो ऑन द फीट सोच ही नहीं सकते, बचपन से उनको रटवाया गया है। तो अचानक से ये स्विच जो है बहुत बच्चों के लिए बहुत भारी होता है कि सर हमने अभी तक इस रवैये से पढ़ाई करी और आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल अलग एक पैटर्न आप कह रहे हैं। आपको एनालिटिकल होने की बात कही जा रही है, आपको चीजों को रटना नहीं बल्कि समझने पे फोकस करने को कहा जा रहा है। तो ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ा चैलेंज है कोचिंग सेंटर के लिए भी होता है कि बच्चों को स्कूल से कॉलेज का जो ट्रांजिशन है उसके लिए हम कैसे प्रिपेयर करें। आपको जो सबसे पहला, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ प्रॉब्लम्स क्या होती है। सबसे पहला प्रॉब्लम क्लैट के लिए, अगर आप 12th में और तैयारी कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि 11th-12th में आपकी स्कूलिंग होगी। yes, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि वो नॉन स्कूलिंग हो जाते हैं, जो कि मेरे हिसाब से एडवाइजेबल है। अगर वो पॉसिबल है तो वो करना सही है। अगर स्कूलिंग है तो आपका बहुत सारा टाइम वो ले लेगा। फिर उसके बाद कोचिंग के लिए टाइम निकाल पाना, अपनी क्लैट के लिए टाइम निकाल पाना, टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा इश्यू बन के रह जाता है। दूसरा, फॉर एग्जाम लाइक क्लैट विच इज वेरी यूनिक इन नेचर, व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज दिस इज द ओनली एग्जाम जो आपको कैट के लेवल का एग्जाम है जिसमें आपका वर्बल एबिलिटी को उस हिसाब का चेक किया जाता है। आईआईटी में यू डोंट हैव दैट मच, नीट में यू डोंट हैव दैट मच, अदर एग्जाम्स लाइक फॉर एग्जांपल अभी जो आपको 11th-12th के अराउंड होता है दैट इज होटल मैनेजमेंट, और भी बाकी बहुत सारे एग्जाम है छोटे छोटे, बट इन सब में वर्बल एबिलिटी पे इतना फोकस नहीं है जितना क्लैट पे। और कारण है क्योंकि आप वकील बनने जा रहे हैं तो दे वुड वांट यू टू, you should have that much vocabulary, that kind of an English और the command over language कि आप अपने करियर में भी अच्छा कर सको। तो their whole focus in the paper is कि इंग्लिश एक बच्चे का अगर अच्छा है तभी वो पार कर पाए। तो ये सेकंड प्रॉब्लम जो मुझे देखने को मिलता है, खासकर क्योंकि हम लोग बिहार, झारखंड और इस रीजन में ऑपरेट कर रहे हैं, कि इंग्लिश में कमी जो है हमारे साथ, हमारी वोकैबुलरी की कमी होना या इंग्लिश के अंडरस्टैंडिंग की कमी होना, वो एक बहुत बड़ा किलर बन जाता है। तो वो बहुत बच्चों के लिए एक मानसिक तनाव का कारण बनता है व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट। सेकंड हो गया। थर्डली जो मैं कहूंगा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है द फीबल काइंड ऑफ माइंड दैट वी हैव व्हेन वी आर इन 11th-12th। हमारा दिमाग जो है ना वो मल्टी डायरेक्शनल है। एक कहावत मैंने सुनी है कि
modern day problem isn't about scarcity of things, it is about the abundance of things. Yes, sir, yes. कि अब हमारे पास दिक्कत ये नहीं कि दो ही चीज है, दो में से कोई एक करना है, अब दिक्कत है कि 1000 है और इसमें से कोई एक करना है। तो बच्चा एक दिन एक जगह फॉलो करता है, दूसरे दिन वो दूसरी चीज को फॉलो करेगा, तीसरे दिन वो यूट्यूब से कोई वीडियो देख के उसको फॉलो करेगा, चौथे दिन वो फिर कोई अपना कोई अलग दिमाग लगा देगा। तो जब तक आप किसी एक चीज को कंसिस्टेंटली नहीं करते हो, कोई एक रूटीन, कोई एक सब्जेक्ट, वो आपको काम नहीं आता है। देयर इज अ वेरी peculiar concept called neuroplasticity। मैं तो कहूंगा कि आपके दर्शक जो भी हो वो इसको जाके चेक करे, उस पर जाके रिसर्च करे, they will understand what I'm talking about। But for anything that you will able to perform in an efficient manner, what is needed that you do it for a continuous amount of time in a consistent manner। डेली करना है और लंबे वक्त तक करना है। ये सबसे बड़ी समस्या आज के बच्चों की, ये जो लो फोकस हो गए ना हम कि क्योंकि हम रील देख रहे हैं, रील देख रहे हैं। एग्जैक्टली आप नहीं मानोगे कि क्लास में बच्चों को 1 मिनट अगर मैं सीरियस होकर पढ़ाया हूं और वो 1 मिनट से 5 मिनट हुआ तो मुझे जो क्रैक करना पड़ता है जस्ट टू गेट देयर अटेंशन, बिकॉज आई नो कि दे लैक द कैपेबिलिटी कि जहां पे वो लगातार फोकस कर सके। एवरीथिंग दैट दे आर डूइंग इज शॉर्ट थिंग। 15 सेकंड की रील हो गई, 7 सेकंड के शॉर्ट्स हो गए। व्हाट इज इट डूइंग टू योर माइंड, यू डोंट इवन नो, बट इन अ लॉन्ग वे ये आपके कंसंट्रेशन को हिला के रख देता है। तो ये चौथी चीज है जिससे बच्चों को डील करने का सिखाया जाता है। मैं भी चाहता हूं उनको ट्रेन करना कि जब आप प्रिपरेशन करो एटलीस्ट उतने दिनों के लिए सोशल मीडिया वगैरह आपको कहीं हेल्प नहीं कर रहा है, कंप्लीटली उस पर खत्म कर दो। अगर है भी तो उसको टाइम बांध दो, आधा घंटा 1 घंटा। तुम्हारा माइंड टोटली डेडिकेटेड होना चाहिए पढ़ाई में, प्रैक्टिस में, तब जाके ऐसे एग्जाम क्रैक होते हैं। बिकॉज भीड़ बहुत है, अगेन वही पॉइंट है। मान लो अगर 5 ही 10 और 15,000 बच्चे हर एग्जाम में बैठते तो शायद सबका हो जाता। yes, भीड़ बहुत है, 3,000 सीट्स होती हैं, लाख लाख बच्चे भर रहे, तो आप समझ सकते हो, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो। तो यू नीड डेडिकेटेड पीपल, यू नीड डेडिकेटेड किड्स, यू नीड डेडिकेटेड टीचर, यू नीड पैशन इन द किड्स, क्योंकि ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनको अच्छे टेम्परामेंट लाने में उनको मदद करता है। अगर वो लैकिंग है तो फिर हमें थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उनके साथ। परफेक्ट सर मैं चाहता हूं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो अभी जिसने अभी 12 कंप्लीट करा है या जो अभी लॉक करना चाहते हैं, वो क्लैट अटेम्प्ट करना चाहते हैं, आप उन्हें क्लैट के स्ट्रक्चर क्या है, क्लैट के एग्जाम की स्ट्रक्चर क्या है, वो कितने मार्क्स की होती है, टाइमिंग क्या होती है, ये थोड़ा सा बता दे तो बहुत बेस्ट है। डेफिनेटली देखिए, सबसे ज्यादा तो स्ट्राइकिंग चीज ये है कि क्लैट एक अकेला एग्जाम है जो आपको दिसंबर में होता है, बजाय कि वो मार्च अप्रैल और जून वाला जो आपको चलता है बाकी एग्जाम का, ये आपको दिसंबर में हो जाएगा। मतलब 12 से आपका 3-4 महीने पहले ही ये एग्जाम हो जाएगा। दूसरी चीज आपको ये जाननी है कि अबाउट द स्ट्रक्चर, तो पहले जो पेपर हुआ करता था, जब हम लोगों ने भी क्लैट किया 2015 में, मैंने खुद क्लैट किया, 200 क्वेश्चन आते थे। उसके बाद 2020 में 150 क्वेश्चन कर दिए और फिर 2023 में इन्होंने घटा के उसको 120 क्वेश्चन कर दिया। तो टोटल 120 क्वेश्चन होता है। सारे क्वेश्चन पैसेज बेस्ड होंगे, मतलब यू विल हैव अ पैसेज, उसके ऊपर आपको 3-4-5 क्वेश्चन होंगे और वो सारे पैसेज इंग्लिश में होंगे, ऑब्वियस सी बात है। इसके बाद 5 टोटल सेक्शन है आपका। पहला है आपका इंग्लिश, जिसमें 25 से 24 क्वेश्चन रहेगा। दूसरा है आपका जीके, जिसमें अगेन 25 से 30 क्वेश्चन होगा। तीसरा है आपका लॉजिकल, जिसमें भी 24-25 क्वेश्चन, लीगल 30-32 क्वेश्चन, और पांचवा है क्यूटी, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, जिसमें आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन होंगे, 10 से 12 वो क्वेश्चन रहता है। तो ये 120 टोटल क्वेश्चन है। 2 घंटे आपको मिलते हैं। पेपर पेन वाला एग्जाम है, सीबीटी एग्जाम नहीं है ये। और जो सबसे मेन चीज है इस एग्जाम का वो ये है कि आपको हर एक क्वेश्चन के साथ एक पैसेज मिलेगा, तो रीडिंग काफी बढ़ जाती है। एक रीडिंग करने की जो एबिलिटी है आपकी, वो प्रॉपरली यहाँ पे चेक हो जाती है। तो ये आपको एग्जाम का स्ट्रक्चर हो गया। 2 घंटे मैंने बता ही दिए हैं। दिसंबर में ये एग्जाम होता है, जैसे इस बार 1 दिसंबर को एग्जाम शेड्यूल्ड है। साथ में इसके 2-4 और एग्जाम है जो आपको लॉ कॉलेजेस के लिए, वो भी आपको 1-2 तो दिसंबर में और कुछ जो है वो फरवरी मार्च के एंड तक हो जाते हैं। तो दिस इज व्हाट द सिलेबस है। सर आपने बताया कि इसके 5 सेक्शंस हैं। जी। तो सर क्या आप कुछ ऐसा टिप्स देना चाहोगे कि जो स्टूडेंट्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं या जो भी एग्जाम देना चाहते हैं, वो सारे सेक्शन को इफेक्टिवली अटेम्प्ट कर पाए? कुछ ऐसा टिप्स जो आप देना चाहो? सर देखिए, एक शॉर्ट वीडियो में ऐसा कोई टिप्स देना कि 5 सब्जेक्ट को इफेक्टिवली वो कर पाए बहुत मुश्किल होगा। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि यही काम हम लोग करते हैं, और इस काम में किसी बच्चे के साथ हमें 3 महीने लग जाते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, और कभी कभी हमें 2 साल भी लग जाता है क्योंकि बच्चे का बेस बिल्कुल हिला हुआ है। बट मैं एक टिप जो आपको जनरल दे सकता हूं, जो आपको इस एग्जाम में हर एक सेक्शन में हेल्प करेगा, हर एक सेक्शन में, दैट इज की वर्क ऑन योर इंग्लिश। आपकी वोकैबुलरी जितनी इनहांस्ड होगी, आपका इंग्लिश जितना इनहांस्ड होगा, उतना आपके लिए एग्जाम इजी हो जाएगा, क्योंकि 80 मार्क्स इस एग्जाम का, मोर देन
आप कह सकते हो 70% जो पेपर है इज रिलेटेड टू इंग्लिश, इज रिलेटेड टू योर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अ पैसेज। तो और जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं अपने बचपने में कि वी जनरली टेक इंग्लिश एज अ लैंग्वेज विच वी शुड स्पीक rather than which we should understand. My philosophy is कि even if you don't know any sentence that you could speak in English, it doesn't really matter. What should be there that you need to able to understand the passages. आपका comprehension tight होना चाहिए और उसके लिए जो जरूरी है वो है vocabulary आपका उस लेवल का होना चाहिए। तो मैं तो सर आप बता रहा हूँ, आपको कोई भी अच्छा तैयारी करने आता है मैं उसके साथ यही करता हूँ कि आई विल आस्क यू 10 वर्ड्स। वो बोलता है मेरे को कितना टाइम लगेगा तैयारी करने में, बोलता हूँ आई विल आस्क यू 10 वर्ड्स। अगर 10 में तुमने 10 का जवाब दिया तो तुमको 1 महीना लगेगा तैयारी करने में। 1 महीना तुमको बस जीके करना है और मैथ्स में तुमको थोड़ा प्रैक्टिस करना है, बाकी 3 सेक्शन तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट वाला चीज हो जाएगा, वो तुम ऐसे कर सकते हो अगर तुम्हारे पास वो कैलिबर है। 10 में अगर तुम 8 से 7 वर्ड बताते हो 3-4 महीने में तुम भी कर लोगे। 10 में अगर तुम 5 वर्ड बताते हो 6-7 महीना तुमको लगेगा। और 10 में ज्यादातर बच्चे 1 से 2 वर्ड बता पाते हैं, 1 से 2 वर्ड। 11-12 का मैं आपको स्टैंडर्ड बता रहा हूँ। और फिर उनके इसमें आपको ऑब्वियस सी बात है 1 साल का प्रिपरेशन लग सकता है अगर आप डिलीजेंटली करो। 11-12 के साथ की बात मैं कह रहा हूँ। जो ड्रॉपर वाले बच्चे हैं उनके लिए अच्छा क्या हो गया कि अब मान लीजिए हमने 12th दे दिया, दिसंबर में हमने एग्जाम दिया, हमारा नहीं हुआ क्लैट, अब हम 12th देके निश्चिंत हो चुके हैं। तो 12th तक तो हम 12th की पढ़ाई की। जो 12th हमारा हो गया अब हम फुल्ली कमिटेड होके अगले 6-7 महीने जो है वो क्लैट को दे सकते हैं। तो वहां पे आपको आवर्स बढ़ाने की जरूरत है। अगेन इंग्लिश से शुरू करिए, वोकैबुलरी इंप्रूव करिए। जीके के लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए, डेली खुद से नोट्स बनाइए। कोई दृष्टि आईएएस कोई जीके का सोर्स आपको नहीं चाहिए अगर आप खुद से नोट्स बनाना सीख लेते हैं, उस पर फोकस करिए। और मैथ्स के लिए तो सर, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो इस एग्जाम में आते हैं वो मैथ्स से डरे हुए होते हैं, उनको लगता है कि हम तो मैथ्स नहीं कर पाए इसलिए हमने क्लैट चुना। लेकिन मैथ्स इसमें भी पूछ दिया तो ये उनको धोखा प्रतीत होता है, बट इसको धोखा की तरह मत लीजिए। ये 10 नंबर एक्चुअली फ्री गिविंग है। अगर आप थोड़ा सा भी मैथ का प्रैक्टिस कर दोगे ये 10 नंबर आपके लिए बनाना बड़ा इजी हो जाएगा। तो वो मेक इट और ब्रेक इट सेक्शन की तरह काम आ जाता है हमारे। दैट इज अबाउट मैथ्स। तो यही है कुछ। बाकी आप बोलेंगे कि उनको जो हेल्प हो तैयारी में, वोकैबुलरी वो उनको हमेशा हेल्प करेगा। और दूसरा है कि आप नेशनल क्लैट एकेडमी को भी अप्रोच कर सकते हैं। डेफिनेटली देखिए हम लोग तो उसके लिए बैठे ही हुए हैं कि अगर आप यहाँ आ गए तब तो ये सारी चीजें आपको डेली के बेसिस पे मिलेंगी। आपको डेली में यही सारी बातें करता ही रहता हूँ, मेरा चलना फिरना सोना उठना इज ऑल अबाउट क्लैट। लेकिन जो बच्चे मान के चलिए किसी और इलाके में भी बैठे हैं, हमारे देश के किसी और रिमोट एरियाज में भी है, उनके लिए भी अगर ये वीडियो उन तक पहुंच रहा है तो मैं कहूंगा कि एटलीस्ट शुरुआत से ही एक वोकैबुलरी के लिए क्यूरियोसिटी बढ़ाइए। कोई भी वर्ड आपके आंख के सामने आता है जिसका मीनिंग आपको नहीं पता, उसकी मीनिंग ढूंढिए, उसका मीनिंग गूगल करिए। हमारे जमाने में तो उतना इंटरनेट नहीं हुआ करता था, उतना सब कुछ अवेलेबिलिटी नहीं थी। आपके टाइम पे तो हर कुछ अब हाथ पे है। इंटरनेट हमारे जमाने में भी था बट हर कुछ इतना इजी नहीं था, कन्वीनियंट नहीं था। 2G 3G आपके पास टाइम लगते थे। अब तो आप एक बार गूगल उठाते हो, हेलो सीरी कहते हो अपने आईफोन पे और वो आपको वर्ड का मीनिंग दे देता है। ट्राई यूजिंग दीज थिंग्स, दिस विल एक्चुअली इंप्रूव यू। और ये आपका इंप्रूव हो गया। फिर बचता है जीके मैथ्स, उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना होगा। रटना जो है कंप्लीटली यूजलेस नहीं होता क्योंकि जीके में कुछ चीजों को रटना पड़ता ही है, लेकिन वहां भी अंडरस्टैंडिंग वुड गो अ लॉन्ग वे। और मैथ्स में तो सर इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। बड़ा ही बेसिक लेवल का मैथ्स है बट प्रैक्टिस जितना करोगे उतना इंप्रूव होगा। इज लाइक दैट। सर क्लैट एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? देखिए इस पे तो मैं अपने बच्चों को ये करवाता हूँ कि जब वो आते हैं यहाँ तो मैं उनको गारंटी के साथ ये कहता हूँ कि गिव अ रीडिंग स्पीड टेस्ट। तो वो समझ नहीं पाते कि ये है क्या, तो फिर मैं उन्हें एलैबोरेट करता हूँ कि आप एक पैसेज उठाओ मान लो 1000 वर्ड का और फिर उस पूरे पैसेज को पढ़ो टाइमर लगा के। मान लो तुमने उस पैसेज 1000 वर्ड का जो है वो मान लो तुम 10 मिनट में पढ़ते हो। अब तुमको 1000 को 10 से जो है वो डिवाइड कर लेना है। यू विल अंडरस्टैंड कि तुम्हारा पर मिनट जो है वो कितने वर्ड का तुम्हारा कोटा है, कितने वर्ड तुम पढ़ पा रहे हो। डेफिनेट सी बात है कॉम्प्लेक्स पैसेजेस में वो टाइम थोड़ा कम हो जाएगा, इजी पैसेजेस में वो टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा। बट व्हाट आई जनरली गाइड द स्टूडेंट्स टू डू इज कि जब आप शुरू करोगे ना ये काम तो आपका रीडिंग स्पीड पर मिनट जो होगा मुश्किल से 160-170 वर्ड होगा। मैं ऐसे ही बोल देता हूँ और वो जनरली वही होता है। जनरली जो बच्चा नहीं किया है प्रैक्टिस 160-170 पे आके वो टिक जाता है। बट वेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फॉर रीडिंग स्पीड, उसके 2-3 टेक्निक है। जैसे रीडिंग स्पीड में योर आई, हाउ यू फोकस ऑन अ सेंटेंस मैटर्स रियली मच, एंड देन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वोकैबुलरी रियली हेल्प यू। Visualizing what you are reading also helps you. But apart from that, practice is the only way. Practice goes a long way. तो आप practice जितना करोगे, eventually you will reach a speed of 400 to 500 words per minute. Yes, when you will get there, तब आप क्लैट के लिए कॉम्पिटेंट हो।
क्योंकि अगर आप क्लैट में 150 वर्ड पर मिनट पढ़ने के स्पीड से आते हो, आप मुश्किल से आधा पेपर पढ़ पाओगे। बनाना तो दूर की चीज है, yes, आधा पेपर पढ़ पाओगे। 40 पेजेस का क्लैट का बुकलेट होता है, 40 पेजेस का। yes, तो वो रीड करना 2 घंटे में, उसको सॉल्व करना बिकम्स रियली हेक्टिक। उसके लिए इजी है जिसको पढ़ने की आदत लगी हुई है, और नहीं तो शुरू करिए, अभी से लगाइएगा। 3 महीना मैं आपको लिख के देता हूं। 170 वर्ड वाले 400 और 500 टिकने लगते हैं जब वो 3 महीना रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं रीडिंग की, और माइंडफुल रीडिंग की, जैसा मेडिटेशन होता है माइंडफुली। ये नहीं कि हम रीड कर रहे हैं और बीच में हम कुछ पकौड़े खा रहे हैं, हम उससे बात कर रहे हैं, हम मैच देख रहे हैं, हम बीच में एक रील देख रहे हैं, वो नहीं। बिल्कुल फोकस्ड होकर रीडिंग करिए, और दैट इज द ओनली वे टू हेल्प यू। Sir, perfect, sir. Sir, how does a coaching institute like a National CLAT Academy help students to achieve their best potential? Is personalized mentorship is there? See, definitely. What we believe in, we don't actually want कि हम जो है स्टूडेंट को स्पून फीडिंग करें, बट देन वी ऑल्सो रियलाइज दिस कि अभी जो स्टूडेंट्स है दे रिक्वायर स्पून फीडिंग। तो इट इज weird kind of balance that we need to create, जहां पे हम स्टूडेंट को डेफिनेटली इंडिपेंडेंट छोड़ते हैं, उनको टारगेट्स देते हैं, उनको वीकली शेड्यूल बनाते हैं, उनको टारगेट्स वीकली मिलता है, उनके मॉक्स होते हैं, उनके क्लासेस रेगुलर होती हैं, सारी चीज कंसिस्टेंटली होती है। बट देन वी अलाउ द स्टूडेंट्स टू थिंक ऑफ देयर ओन प्रॉब्लम्स, और उस प्रॉब्लम के बारे में वो अपने फैकल्टी से आके इंडिविजुअलाइज सोल्यूशन ले। हो सकता है किसी का इंग्लिश ऑलरेडी अच्छा हो सकता है किसी की इंग्लिश बहुत पुअर हो। दोनों को एक एडवाइस देना ना उचित है और ना वो इफेक्टिव है। yes, तो हम ये करते हैं कि हम जनरल एडवाइस क्लास में जो देते हैं वो सबके लिए एप्लीकेबल होता है, सबको बोलते हैं वोकैबुलरी इंप्रूव करिए। बाकी जिन बच्चों को हमें लगता है कि स्पेशल कुछ जरूरत है, वी कॉल देम आउट। हम लोग टीचर्स, हमारी फैकल्टीज, वी कॉल देम आउट एंड वी टॉक टू द स्टूडेंट्स कि व्हाट इज योर प्रॉब्लम एंड हाउ टू डील विद इट। लाइक फॉर एग्जांपल, मुझे एक छोटा एग्जांपल याद आ रहा है। देयर वाज वन स्टूडेंट जिसका सब कुछ अच्छा था, जिसका मतलब आप समझिए कि इंग्लिश बढ़िया था, उसका मैथ सही था, उसका जीके सही था। द ओनली प्रॉब्लम विथ हिम वाज कि जब भी वो पेपर देने जाता था, पेपर पे बैठता था, जब आसपास में भीड़ देखता था, पहला 5 मिनट एंशियस हो जाता था, उस चक्कर में उसका 1-2 पैसेज खराब चले जाते थे, कॉन्फिडेंस शेकन होता था, और वो बिल्कुल अपना पेपर बर्बाद कर लेता था। तो दिस वाज नॉट अ प्रैक्टिकल और अ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, इट वाज रादर अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो व्हाट आई डिड विथ हिम इज कि मैंने उसको ये करना शुरू किया कि मैंने क्लास में उसको डेली बुलवाना शुरू किया कि नाउ आई विल डील विथ योर एंजाइटी, योर प्रिपरेशन इज अनदर थिंग। वो अपने आप हो जाएगा। तुम अगर मेंटली स्ट्रांग हो ना, वो तुम खुद कर लोगे यार। वो 12 के बच्चों के लिए है ना, तो थोड़ी 12 के बच्चों को अपने किसी बड़े आदमी के सपोर्ट की उसमें जरूरत होगी। जरूरत कहां हो जाती है? तो जहां बच्चों के साथ छोटी छोटी इश्यूज है। अब ये एक साइकोलॉजिकल इशू है कि वो घबराता है, तो वो अभी घबराता है। अगर हमारे सेंटर पे 50 बच्चे और 60 बच्चों के क्लासरूम के बीच में, तो वो सेंटर पे जाएगा तो वो पागल हो जाएगा, कितना भी तैयारी करे उसका नहीं हो पाना है। और आई हैव मेट अ फ्यू पीपल जिनका ये हालत हुआ है। तो व्हाट आई डिड विथ हिम कि मैंने सबसे पहले उसका डर तोड़ना शुरू किया। आई न्यू कि ही इज एन इंट्रोवर्ट किड, ही इज नॉट गोइंग टू स्पीक दैट मच, बट लेट्स जस्ट इनकलकेट हिम इन द सेटिंग्स, इन द मीटिंग्स। तो हमने उसको क्लास में बुलवाना चालू किया, हमने उससे बात करना चालू किया, हमने उसको क्लास में क्वेश्चन पूछना चालू किया। नहीं, हर बार वो जवाब देता नहीं सर नहीं बताएंगे, नहीं आता है। अरे तुम फिर भी बताओगे, तुम गलत बताओ, मैं सुनूंगा, तुम गलत जवाब दो, हु इज गोइंग टू किल यू फॉर दैट। मतलब अब तो टीचर्स हाथ तक नहीं उठा सकते, नहीं है। अब तो दे आर मेयर लिसनर्स। और खास करके हम तो लॉ स्टूडेंट्स है या लॉ प्रोफेशन से, तो हमें तो खुद ही रूल पता है कि अगर हम ये करेंगे तो ये इलीगल है। एग्जैक्टली हम कभी कर ही नहीं सकते वो चीज, वो तो इनह्यूमन था, तभी तो हम यहाँ तक पहुंचे। आज के डेट में बच्चे पूछते हैं कि सर डेथ पेनल्टी क्यों नहीं दी जाती, तो मेरा क्वेश्चन उनसे वही होता है कि तुम लोग को भी पहले बच्चों को पीटा जाता था, क्यों नहीं पीटा जाता? बिकॉज अवर सोसाइटी इज गेटिंग टुवर्ड्स अ रिफॉर्मेटिव बेस्ड सोसाइटी, जहां पे हम रिफॉर्मेशन चाहते हैं रादर देन डेटरेंस चाहते हैं, पनिशमेंट चाहते हैं। तो एनीवे व्हाट हैपेंड विद दैट किड कि बेसिकली व्हाट हैपेंड विद हिम इज 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ। अब उसके मॉक में क्या होता था, मॉक आता था देने, तो मैं जाके उसके मॉक में बगल में बैठ जाता था। उसके हाथ शिवर कर रहे, लिटरली उसका पूरा बॉडी शिवर कर रहा है। मैं उसके कंधे पे हाथ डाल दिया, बोला कोई बात नहीं, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा तुझे, तू दे मॉक और अभी तू सबसे अच्छा करेगा। आई बिलीव इन यू, यू वोंट फील एनीथिंग डिफरेंट दिस टाइम। एंड वो शुरू किया है बनाना। पहला 5 मिनट सच में शेकी रहा उसका, धीरे धीरे ही रिजॉल्व हिमसेल्फ। पहला मॉक में उसका ठीक रहा, उसके बाद जो हमारा पहला मॉक था उतना इंप्रूवमेंट नहीं बट ठीक ठाक। आज के डेट में दैट गाय इज एक्सेलिंग इन आवर प्लेस, एक्सेल्ड दैट मच कि फाइनली उसने पिछले साल जो है क्लैट में वो निकाला ही नहीं, उसने एक अच्छा कॉलेज निकाला है। नाउ ही इज स्टडीइंग इन NLIU भोपाल, उसी कॉलेज में जहां मैं गया था। तो आई हैव मेट अ फ्यू पीपल लाइक दैट एज वेल, जो बिल्कुल
आप कह सकते हो कि जिनका हेवायर डायरेक्शन था, बट उनको सही तरीके से गाइड करके और उनके प्रॉब्लम्स को सुन के। सर सबसे बड़ी समस्या क्या है ना कि हमारी भी शिक्षा पद्धति में कहीं ना कहीं हम पहले से मान के बैठे हैं कि सारे बच्चे दोषी हैं, सारे टीचर्स सही हैं। समझ रहा, इसका अलग मतलब है, मैं आपको समझाता हूँ। बच्चे का अगर जेन्युइन प्रॉब्लम भी है तो हम उसको बहाना मान लेते हैं। नहीं बनाया सर, समझ नहीं आया है, बहाना मार रहा है। क्लास में पूरा पढ़ लिया, पूछे सर नहीं जवाब दे रहा है, बहाना मार रहा है, या पढ़ नहीं रहा होगा, गेम खेल रहा होगा। बहुत बार वो होता ही नहीं है। बहुत बार स्टूडेंट के साथ और भी बहुत सारी समस्या होती है जिसको वो डील कर रहे होते हैं, और जब तक आप उसको उसमें सॉल्व नहीं करोगे, उसको थोड़ा हेल्प नहीं करोगे, पढ़ाई पर उसका इम्पैक्ट हमेशा रहता है। तो ये हम लोग करते हैं कि पर्सनलाइज में यही कर पाते हैं कि जो हमें लगता है कि हमारी तरफ से हो सके, स्टूडेंट की एंजाइटी को दूर करना, एग्जाम का फेयर को दूर करना, उसके लिए हम पूरी कोशिश करते हैं और उसके अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं। मैं खुद एक ऐसा आदमी हूं जो पढ़ा लॉ है बट साइकोलॉजी में काफी इंटरेस्ट लेता हूं, और इट्स नॉट कि मैं कोई उनके साथ कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, मैं बस उनको चाह रहा हूं कि अपने तरह, एक भाई की तरह उनको एक गाइड करना कि वो अपने अंदर से डर हटाए। क्योंकि अल्टीमेटली दिस इज ट्रू, कोई एक एग्जाम आपका भविष्य नहीं तय कर सकता। मेरे साथ हम 3 दोस्त, तीनों दिए क्लैट, 2 का नहीं हुआ, दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं जिंदगी में, उनको एक जरा मलाल नहीं कि हमारा क्लैट नहीं हुआ। तो दिस इज द बेसिक थिंग कि क्लैट हो ना हो, लाइफ चलती रहेगी। इसीलिए ये डर को हम खत्म करें और बिना डरे एग्जाम में अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, तभी चांस है हमारा एग्जाम निकलने का। डर के बहुत 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 मुश्किल है कोई एग्जाम निकालना, इसलिए डर सबसे पहले खत्म करता हूं मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसी मेंटालिटी सारे इंस्टीट्यूशन वाले को होनी चाहिए, या जो भी गाइडेंस दे रहे हैं स्टूडेंट्स को उनकी होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ सर ने बहुत सारी चीजें हमें बताई कि आप जब तक स्टूडेंट को एक स्ट्रांग फीलिंग नहीं दोगे कि हाँ तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूं या हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट को सब आते हुए भी वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते, करने पाते, जैसे सर ने बताया। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि सर ने जो चीजें बताई तो उसे आप मनोबल उसकी बढ़ाओ, उसे सपोर्ट करो, तो शायद वो बहुत अच्छा कर सके, वो जितना करना चाहता है उससे ज्यादा अच्छा कर सके। और सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सपोज स्टूडेंट आज के इन्वायरमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसा आपने अभी कुछ देर पहले भी बताया, तो आप स्टूडेंट्स को मोटिवेट रखने के लिए आप क्या करते हो कुछ? देखिए, स्टूडेंट्स को मोटिवेट रखना ना एक बड़ा ट्रिकी काम है। ऐसे किसी को भी मोटिवेट रखना, मोटिवेट करना ही मोटिवेट करना इजी है सर। मैं फिर कहूंगा दोनों में डिफरेंस है। मोटिवेट करना इज वन थिंग, आप एक बार किसी को मोटिवेट कर दी, रखना कि डेली वो उस फीलिंग को मेंटेन करे। कभी कभी ऐसा होता है हम देशभक्ति मूवी देखते हैं तो उस टाइम देश के लिए पूरा, लेकिन वो चलता नहीं है। अगले महीने फिर हम भूल जाते हैं उस चीज से। 15 अगस्त आया तो हम पूरा झंडा लगा रहे, सारे देश के लिए बात कर रहे, देश के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। फिर 15 अगस्त, 16 अगस्त, 17 अगस्त आया तो वैसे वैसे धीरे धीरे सबका जोश खत्म हो जाता है, धूमिल हो जाता है सारा। वही सेम चीज है सर कि स्टूडेंट को कैसे आप मोटिवेट रखते हो, क्योंकि ये एग्जाम तो 2-3 मंथ या 4-6 मंथ बाद होना है, तो उतने दिन तक मोटिवेटेड आप रखोगे तो स्टूडेंट अपना 100% उस एग्जाम में देते हैं। देखिए, क्योंकि मैं स्टूडेंट रहा हूँ अब बोले ना, तो मुझे पता है कि स्टूडेंट जो है ना वो हमारे आपकी तरह ही है। हम आप भी कभी स्टूडेंट थे, आज हम आप हो गए हैं, लेकिन सारे स्टूडेंट जो है वो बोरियत से गुजरते हैं। मेन चीज ये है कि पढ़ाई इज बोरिंग, एनीथिंग इज बोरिंग, डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी है, जिसमें भी मेहनत लगता है वो बोरिंग हो जाता है। अगर आप उसको एंजॉय करना नहीं जानते हो तो व्हाट फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज कि मैं पढ़ाई को थोड़ा एंजॉयबल बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं थोड़े एग्जांपल्स के जरिए, मैं थोड़ी कहानियों के जरिए, मैं थोड़ा ऐसे तरीके से कि बच्चों को लगे कि चलो अगर हम भी ऐसी कहानियां सुनाएंगे तो चलो उसी लिए हम पढ़ लेते हैं। अगर हम उनको बोले कि बेटा क्लैट निकालने के लिए पढ़ो तो हो सकता है उनके लिए बोरिंग हो जाए। हम उनको बोलते देखो तुम ये सारी चीजें जानो कि अगली बार तुम ऐसी चीजों को ऐसे समझाओगे और आगे वाला देखेगा और वो तुम्हें सुनेगा, कितना अच्छा लगेगा। तो टेक इट इन अ लॉन्ग वे। पहला चीज तो वो मैं करता हूँ कि आई ट्राई टू मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए, जो हमारा दायित्व तो बनता है ऐसे। मतलब कहीं ना कहीं हमारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कि स्टूडेंट हमारे सब्जेक्ट से कनेक्ट हो और वो फील करे और उसको पढ़ने का मन करे अंदर से, बाहर से फोर्स करके वो नहीं होगा बहुत ज्यादा दिन तक। दूसरा जो कंटिन्यूअस बेसिस पे इनको मोटिवेट करने के लिए रखने के लिए हम लोग करते हैं वो ये है कि जब आपको अपनी इंप्रूवमेंट दिखती है, जो आप रेगुलर टेस्ट देते हो, आप रेगुलर मॉक्स देते हो, आपको उसमें इंप्रूवमेंट दिखता है, आपको उसमें दिखता है कि अरे यार 3 महीने पहले तक हम ये गलती कर रहे थे, अब हमसे एक बार ऐसा गलती नहीं होता है। आपको ना अंदर से एक कॉन्फिडेंस आता है, होता है एकदम। और बच्चा क्या करता है ना, बच्चा बड़ा चतुर है, वो ऐसी चीजों को इग्नोर करता है, नहीं ऐसा ही हो गया होगा, तुक्का लग गया होगा। आपने खराब चीजों पे फोकस करता है, देखो हम कल भी नहीं पढ़े, कल नहीं पढ़े, हम हैं ही नहीं पढ़ने लायक, हम अब अगले दिन भी नहीं पढ़ेंगे, 2 दिन नहीं पढ़े तब तो ये पूरा हफ्ता नहीं पढ़ेंगे, वो पूरा हफ्ता 1 महीना बन जाता है। मैं वहीं इंटरवीन करता हूँ। मुझे कोई बच्चा अगर 1 दिन मेरे क्लास में नहीं दिखता है, 2 दिन नहीं दिखता है, मैं वहीं इंटरवीन करूंगा, चल क्या रहा है तुम्हारे साथ। क्योंकि
एक इनर्शिया है। इनर्शिया क्या है कि वो पढ़ता रहेगा तो वो पढ़ता जाएगा, पढ़ता जाएगा, पढ़ता जाएगा। रुकेगा तो वो ऐसा रुकेगा कि फिर वो रुक ही जाएगा। एक दिन का ब्रेक बच्चे का 5 दिन का ब्रेक बन जाता है, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं देखता हूं ब्रेक लेना चालू किया, उसको आप पर्सनली मेंटोर करो, आप उसको पर्सनली बात करो, उसको थोड़ा सा आप हंसा के, समझा के, बहला के उसको बोलो कि आओ कंटिन्यू करो। एक दिन का गैप चलता है, लेकिन उस एक दिन के गम में अगर तुम अगला 7 दिन और गैप करते हो, वो तुम्हें बहुत पीछे ले जाएगा। तो ये सबसे बड़ी सीख है। कोई इंसान नहीं दुनिया में पैदा हुआ दोस्त जो एक प्लान किया और हर दिन एकदम उसी डेडिकेशन से उस प्लान को फॉलो किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी आज के डेट में, जो मेरे हिसाब से सबसे कमिटेड बंदा होगा अपने प्रोफेशन के लिए, बट वो भी ऐसा नहीं कर पाता। उसके भी कभी ऑफ डेज होते हैं, कभी रेस्ट डेज होते हैं। तो बच्चे का भी होगा यही 1 साल लगातार नहीं पढ़ेगा। हमें क्या करना है ना कि उनका ऑफ डेज, रेस्ट डेज जो हो ना, वो ऑफ मंथ, रेस्ट मंथ ना बन जाए। समझ रहे? वो 1 दिन का रहे, वो 2 दिन का रहे, और उसके बाद वापस उनको पढ़ाई में लाएं। वो 1 हफ्ता, 1 महीना ना घिस जाए, क्योंकि तब वो बहुत पीछे चले जाते। There is a very famous quote by Jordan Peterson. Some of you might know, some of you might not. But I would advise all of you to search about him, find his video or two, watch it. And it talks about a concept called there is no stasis in life. I'm quoting here. He says, there is no stasis in life. You are either going forward or you are going backwards. Many of the student does not really understand it. I make them understand it on the first day. They think कि अगर आज हम नहीं पढ़े, मेरा दोस्त नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, तो ठीक है ना, कल पढ़ लेंगे। और हम पीछे नहीं गए। उनको लगता है कि कोई बात नहीं, हम इस लेवल पे हैं, आज नहीं पढ़े, आज भी इस लेवल पे रह जाएंगे, कल पढ़ेंगे, थोड़ा ऊपर बढ़ जाएंगे। होता क्या है कि जब आप कुछ नहीं करते हो ना, आप टिके नहीं रहते हो, आप या तो ऊपर जाते हो, नहीं तो नीचे। तो आप कुछ नहीं किए मतलब आप नीचे गए, और ये प्रूफ हो जाता है क्योंकि आप कुछ नहीं किए, बाकी जो बच्चा है वो पढ़ा, बाकी जो बच्चा है वो पढ़ा। तो आपका बस वो नहीं कि जो आपने अपना लेवल लूज किया, आपने वो भी लूज किया जो बाकी बच्चा आगे गया। ये कंपटीशन है दोस्त। इसमें अपना दोस्त भी 1 नंबर अगर उसको ज्यादा आ जाए ना, आपका वो दोस्त नहीं रह जाएगा जिंदगी भर के लिए, क्योंकि वो आपका कॉलेज छुड़वा देगा। तो ये तो कंपटीशन है, इसमें तो मार है, इसमें तो कट थ्रोट वर्ल्ड है, और इसके लिए तैयार करना भी हमारा काम है। वो भी हम बच्चों को टेम्परामेंट देते हैं कि जब आप कॉम्पिटिटिव हो तो आप कॉम्पिटिटिव रहो। फिर आप वो जो क्रिकेट में ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट कहा जाता है ना, वो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट के साथ फिर आप आओ कि आई नीड टू कॉन्कर, आई नीड टू प्रैक्टिस, आई नीड टू डू ऑल द थिंग्स दैट आई कैन, जो मुझे शिखर तक पहुंचाए। दैट इज आवर जॉब, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यही सब है सर। रेगुलर तो किसी को भी मोटिवेट रखना मुश्किल है। मैं ये नहीं कहूंगा आपको कि डेली मैं सुबह सुबह उठ के 1-2 मिनट का वीडियो बना के इनको दे देता हूँ और ये मोटिवेट हो जाते हैं, बहुत मुश्किल है वो करना। बट हाँ, जितना मोमेंट इनसे मिलता हूँ मुझे ये पता है कि जो आपकी एनर्जी है इज कंटेजियस। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं खुद को एक थोड़ा एनर्जी में रखूं, मैं खुद को उस पैशन से कनेक्टेड रखूं कि बच्चे भी जो मेरे साथ हों वो उस पैशन से कनेक्टेड फील कर सके। अगर मैं खुद मुरझाया हुआ पढ़ाऊंगा तो आई डोंट थिंक कि बच्चे बहुत ज्यादा दिन तक उस चीज को एंजॉय कर पाएंगे। तो दैट इज अ बेसिक थिंग दैट आई डू ऑन माई पार्ट। बाकी तो हमारे बच्चे काफी समझदार है, खुद ही वो लोग मोटिवेशन के 10 रास्ते ढूंढ लेते हैं, तो चलता रहता है, चल रहा है ऐसे। परफेक्ट सर। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो भी हमारे व्यूअर्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जरूर सर की बातों से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं। और प्लीज़ जो सर जितनी सारी चीज़ें बता रहे हैं कि आप इसे सर्च करो, आप ज़रूर इसे सर्च करो, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट सारी बातें हैं। सर सपोज एक स्टूडेंट है जिसने क्लैट का एग्जाम अटेम्प्ट करा, जी जी, फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका क्लियर नहीं हुआ। अच्छा। तो क्या आप उसे सजेशन दोगे कि वो ड्रॉप करे, या आप उसे सजेस्ट करोगे कि किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लो? नहीं देखिए, किसी भी में तो मैं नहीं बोलूंगा, कारण है उसका, क्योंकि कुछ कॉलेजेस ऐसी भी हैं जो आज के डेट में कॉलेज हैं बट देयर आर वेरी बेसिक एमिनिटीज जो वहां अवेलेबल नहीं है। तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि जब आपके पास पोटेंशियल है तो आप अंडरमाइन करो उस पोटेंशियल को और कहीं भी जाके एडमिशन ले लो। रही बात ड्रॉप की, हमने अपने कॉलेज में देखा 70% स्टूडेंट, 60-70% स्टूडेंट जो क्रैक करके जाते हैं कॉलेजेस में, दे आर ड्रॉपर्स, क्योंकि भीड़ ही इतनी है। बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आखिरी दिन पे उनका नहीं हो पाता है तो वो क्या करेंगे? वो छोड़ के किसी प्राइवेट में अगर चले भी जाते हैं तो दे वोंट फील सेटिस्फाइड, क्योंकि उनको लगेगा हम उतना तैयारी कर चुके हैं। वहां वो आते मेरे से पूछने की, सर मैं 1 साल और मौका लूं क्या खुद को? मैं नहीं बोल पाता हूँ मत लो, क्योंकि मेरे हिसाब से कि ठीक है तुम्हारा 1 साल भी बर्बाद जरूर हो रहा है, और जो वो तुमको एडवांटेज देगा वो शायद तुम्हारा उस बर्बादी को ओवरकम कर देगा, वो रिग्रेट तुमको नहीं होगा आगे चल के। बिकॉज अगेन फ्रॉम माई सेल्फ ओनली, मैं भी ड्रॉप लिया था और मुझे आज के डेट में एक जरा सा भी रिग्रेट नहीं कि मैंने ड्रॉप लिया था 12th के बाद। मेरा भाई खुद GNLU में वो भी निकाला, उसका मेरे से 2 साल बाद हुआ था क्लैट, उसने भी ड्रॉप लिया था, उसको भी इस बात का मलाल नहीं है कि उसने ड्रॉप लिया। तो आई डोंट थिंक कि ड्रॉप लेना इज दैट डेट्रीमेंटल ऑफ अ थिंग। हाँ, बशर्ते कि यू नीड टू एनालाइज योर ओन थिंग, यू नीड टू एनालाइज योर ओन स्ट्रेंथ्स। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप बैठते हो तो अगले साल आप डेफिनेटली निकाल लोगे,
यू हैव कवर्ड दैट, और इसीलिए आपको कॉन्फिडेंस है। अगर वो नहीं है फिर ड्रॉप लेना वुड बी अ लिटिल बिट ट्रिकी, क्योंकि हो सकता है अगले साल भी ना निकले, फिर क्या करोगे? यस सर। है ना, फिर तो तुम्हारा एक साल भी गया और तुम अपना एक साल का जो क्लैट होना था वो भी नहीं हो पाया। तो आई से कि अपने आप को समझो, अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेसेस जानो। आई समहाउ न्यू कि मैं अगर बैठा तो हो जाएगा, माय ब्रदर समहाउ न्यू कि अगर बैठा तो हो जाएगा। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स वो बैठते हैं, ड्रॉप लेते हैं, बट उनका नहीं हो पाता है। तो यहाँ आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होगी। और इसका एक मैं पैरामीटर भी देता हूँ कि मान लो आपने क्लैट दिया और आपका रैंक एनीथिंग बियॉन्ड 10,000, एनीथिंग विद इन 10,000, 10,000 से पहले आपका रैंक है, you should obviously take another chance। आपका डेफिनेटली हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आप निकाल लो, यू हैव दैट पोटेंशियल। अगर आपका रैंक 20,000 के भी अंदर है बट आप मेहनत करने को दोगुना लेवल पे तैयार हो, तब भी चांस है। उसके बाद अगर आपका रैंक है और वो रैंक है उसके बावजूद कि आपने पढ़ाई की है, तो फिर आपका चांस कम है, मैं कहूंगा। ये नहीं कि नहीं है, कम है। लेकिन मान लीजिए आप कोई पढ़ा लिखा ही नहीं, बिल्कुल जाके क्लास में खाली बैठ गया, उसको रैंक आ गया 50,000, हो सकता है अगली बार पढ़े उसका निकल जाए। yes, तो ऐसा कोई भी फॉर्मूला काम नहीं आएगा, आपको खुद को ही समझना पड़ेगा कि कैन आई कमिट टू दिस जॉब एंड विल आई बी डूइंग दिस फॉर द नेक्स्ट 1 होल ईयर। क्योंकि वो एक साल बैठना घर पे, अपने दोस्तों को कॉलेजेस में जाना, फ्रेशर्स पार्टी के फोटोज को उनका देखना, और ये सारी चीजें जो ना लड़कों के माइंड से, बच्चों के माइंड से बहुत खेलता है। तो ये सब अगर आप रोक सकते हैं, वेल एंड गुड। एक साल ड्रॉप डज नॉट रियली मैटर। इंडिया में सब लेते हैं, ऑलमोस्ट सारे लोग जो अच्छे कॉलेज में है वो ड्रॉप लेके जा रहे हैं। सर ये तो क्लैट तक की बातें हो गई। सपोज मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि स्टूडेंट ने क्लैट निकाल लिया या क्लैट दे दिया या कोई और भी एग्जाम उन्होंने दे दिया, तो हमारा उसके बाद होता है कॉलेज सिलेक्शन। तो आप उसमें क्या स्टूडेंट्स को क्या सजेशन दोगे कि कैसे कॉलेज सेलेक्ट करो, मतलब क्या क्या चीजें देखो उसके बाद? कॉलेज सिलेक्शन का देखो प्रोसेस जो उसमें प्रेफरेंस लिस्ट आता है उसको आपको भरना होता है, और उसमें रैंकिंग के हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट डेफिनेटली लोग भरते हैं। और रैंकिंग जो है वो अब 1 से 24 तक तो मैं पूरा नहीं कहूंगा आपको, लेकिन टॉप जो 5-6 मैं बता देता हूँ। उसके बाद आपका अपना मन पे है कि मान लीजिए अब मैं अगर झारखंड का हूं तो मैं नुसरल जो है नजदीक है मेरे, पटना नजदीक है मेरे, कोलकाता नजदीक है मेरे, मैं इन सब जगहों पे अपना ले लूंगा। बट डेफिनेटली एक बात आपको जानना चाहिए कि NLSIU बैंगलोर स्टैंड्स एट रैंक 1, ऑल्सो कॉल्ड एज हार्वर्ड ऑफ द ईस्ट, रैंकिंग 1 यूनिवर्सिटी, और वहां जाके सच में यू विल फील द क्वालिटी। सेकंड इज नालसार जो हैदराबाद में, थर्ड इज NUJ जो वेस्ट बंगाल में, फोर्थ इज NLUJ जो जोधपुर में, फिफ्थ NLIU भोपाल जो भोपाल में। इसी बीच में एलेट आता है। तो अगर आप ये पांचों में किसी भी जगह हो गया और मान लो NLU डी में हो गया, दिल्ली में हो गया, तो ये दोनों कंपेरेबल है। आप इस दिल्ली को भी चुन सकते हो और इस पांचों को भी चुन सकते हो। इस पांचों के बाद जो आता है वो है आपका GNLU जो गुजरात में है, फिर आता है आपका RML, HNLU, और ऐसे आपको मतलब HNLU हो गया आपका रायपुर वाला हिदायतुल्लाह, RML हो गया आपको लखनऊ वाला। तो उस तरीके से रैंकिंग है कॉलेजेस की, आप गूगल करोगे आपको एक बार में मिल जाएगा। उस हिसाब से आप प्रेफरेंस लिस्ट सेट कर लो, एंड दैट इज हाउ यू शुड डू इट, आई गेस। परफेक्ट सर, परफेक्ट। सर मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया में बहुत सारे क्लैट कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जी, जैसे कि नेशनल क्लैट एकेडमी भी है। जी। तो आप आपकी इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट को वो क्या ऐसा प्रोवाइड कर रही है जो शायद दूसरी इंस्टीट्यूशन नहीं फॉलो कर रही है, या आप क्या ऐसा न्यू चीज अपने इंस्टीट्यूशन में लाए हो जो स्टूडेंट को हेल्पफुल है, ऐसा टाइप कुछ? देखिए मतलब ऐसा बहुत कुछ है, बट मैं सारी बात तो नहीं बता सकता आपको। एक चीज जो मैं बताऊंगा जो स्टूडेंट को कनेक्ट करेगा स्टूडेंट इस बात से, वो ये है कि ज्यादातर जगहों पे जो मैं आपको बोला, खासकर हमारे नॉर्थ साइड का ये प्रॉब्लम है कि बच्चों की इंग्लिश उतनी अच्छी है नहीं। जिन बच्चों ने करा फोकस बचपन से उनकी है, जिनने नहीं करा उनका नहीं है। और क्लैट के कोचिंग में उन बच्चों को जिनकी इंग्लिश अच्छी है, कन्वेंट वाले बच्चे हो गए या फिर प्राइवेट वाले बच्चे हो गए, कुछ सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, कुछ बिहार बोर्ड से, कुछ झारखंड बोर्ड से बच्चे, इन सबको ना एक बराबर ट्रीट किया जाता है, इन सबको एक तरीके से पढ़ाया जाता है। मैं वहां थोड़ा सा अलग मानता हूँ। मेरे हिसाब से जिस बच्चे की इंग्लिश नहीं है, पहले मैं उसके इंग्लिश पे काम करूंगा। तुम्हारे कोचिंग में यही एक चीज जो हम लोग अलग करते हैं, मल्टीपल अदर थिंग्स भी हैं, बट एक चीज जो मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे वो यही है कि वी ट्राई टू फर्स्ट एनालाइज द प्रॉब्लम। अगर बच्चे की इंग्लिश ही नहीं है तो उसको लीगल पढ़ा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो लीगल समझेगा कैसे? लीगल पढ़ना होगा ना, रीड करना होगा ना इंग्लिश में, वो रीड करना पहले सीखेगा तब लीगल समझ में आएगा। तो पहले हम उसका इंग्लिश पे काम करते हैं, और इंग्लिश पे काम करने का मतलब उसकी वोकैबुलरी इंप्रूव कराते हैं। वो जो उसको 1 से लेके क्लास 10 तक कर लेना था ना, वो काम हम उसके साथ करते हैं, और फिर हम उसको क्लैट की तैयारी करवाते हैं। कि जिससे हमारा फोकस बस ये नहीं होना चाहिए कि जो ऑलरेडी क्लैट निकाल पाएगा, जिसका ऑलरेडी कॉन्वेंट से पढ़ा है, उसकी इंग्लिश अच्छी है और वो थोड़ा सा मेहनत करके निकाल लेगा क्लैट। मेरा फोकस ये नहीं कि मैं उनको निकलवा दो क्लैट, वो निकाल लेंगे। वो यहाँ आते भी रहेंगे ना मेरे से, उनका 2 मिनट भी बात होगा महीने में, वो उतना करके भी निकाल लेंगे। वो बच्चे जिनके इंग्लिश इस लेवल पे है कि जहाँ पे वो एक वर्ड नहीं समझ पाते, मेरा काम उनके साथ है।
तो मैं उनको अपना टारगेट मानता हूं, मैं उनको अपना टास्क मानता हूं, और उनका एक एक करके पहले इंग्लिश पे काम होती है, फिर कॉम्प्रिहेंशन आता है, फिर रीडिंग स्पीड आता है, और तब जाके हम उनको क्लैट के हिसाब से पढ़ाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको भी अच्छे कॉलेज मिल जाए, क्योंकि उनमें से बहुत सारे बच्चे हैं जो वहां जाके ये जो आपको दिखता है अभी 11th-12th में कि ये बच्चा अच्छा करेगा, बिल्कुल उलट हो जाता है। यस सर, यस, बिल्कुल उलट हो जाता है। वो बच्चे जाके वो बच्चे जो इंग्लिश जिनकी बहुत अच्छी हुआ करती है उनसे भी अच्छा करते हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि ऐसे सब काइंड के बच्चे जिनमें कैलिबर है वो पहुंचे, और उनको ये लैंग्वेज का बैरियर जो इंग्लिश ने लगा रखा है उस कारण से उनको कोई रुकावट ना हो, कोई तरीके की दिक्कत ना हो, उस पर भी काम कर सके हम। सर एट द एंड आप जो क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको अपडेट रहने के लिए क्या सजेशन दोगे? लाइक कि क्या कुछ बुक सजेस्ट करना चाहोगे, या कोई दूसरे तरीके से लाइक कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, ऐसा कुछ? देखिए एकदम डेली न्यूज़पेपर तो मैंने बता ही दिया आपको, जिसका एडिटोरियल पोर्शन मस्ट है, बाकी आपको करंट अफेयर के लिए बनाना मस्ट है। तो दूसरी बात मैं कहूंगा आपको कि आपके पास प्रैक्टिस के लिए इनफ कंटेंट है आज के डेट में। इंटरनेट पे आप जाओगे, बहुत सारे गाइड्स हैं अवेलेबल, बहुत सारा बुक्स है अवेलेबल, आप प्रैक्टिस का कंटेंट इनफ ले लो और प्रैक्टिस पे फोकस करो। रेगुलर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इस एग्जाम में, रेगुलर प्रैक्टिस करिए, मॉक्स दीजिए। और एक चीज जो शायद सारे बच्चे कनेक्ट करेंगे यहाँ पे जितने भी क्लैट वाले होंगे, एनालिसिस। मॉक देना एक चीज है, yes, और उसकी एनालिसिस बिल्कुल उलट चीज है, बिल्कुल अलग चीज है। हम क्या करते हैं, मॉक देते हैं, हम नंबर कलेक्ट करते हैं और नंबर कलेक्ट करके हम अगले मॉक पे चले जाते हैं। वी नेवर टेक केयर कि हमारा आखिर प्रॉब्लम हुआ क्या। जब हम उस बारे में कंसर्न होना शुरू होंगे ना कि हमारा मॉक में नंबर कमा क्यों, क्या गलती किया हमने, उसी को कहते हैं एनालिसिस। उस एनालिसिस को हम जितने अच्छे से करेंगे उतनी जल्दी हमारा मॉक में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट दिखेगा, और उतनी जल्दी हमको कॉन्फिडेंस आएगा कि हम एग्जाम के दिन भी आके फोड़ सकते हैं। दूसरा जो मेरा एडवाइस रहेगा वो ये है कि मॉक के पहले या एग्जाम के पहले देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्रेन एंड इट नीड्स सम काइंड ऑफ कंडीशनिंग। अगर आप ब्रेन को बिल्कुल फ्री छोड़ देते हो ना कि एग्जाम के पहले हम बैठ के दोस्तों से बात कर रहे हैं, हम कोई रील देख रहे हैं, हम कोई मूवी देख के आए हैं एग्जाम देने, योर एग्जाम इज गोइंग टू गेट वर्स। आपका होना चाहिए ये अप्रोच कि एग्जाम से पहले यू नीड टू फोकस इन, आई मीन स्टार्ट फोकसिंग योर माइंड, स्टार्ट लिमिटिंग योर माइंड, है ना। अपने माइंड के दायरों को कम करो। वो घोड़ा होता है ना, उसके दोनों तरफ ये बांध दिया जाता है कि वो उधर देखे, फोकस रहे। तो वो आपको चाहिए, आपको घोड़े वाला वो पट्टी चाहिए, नॉट लिटरली, जो आपको फोकस्ड रखे कि एग्जाम से पहले हम बस सोचेंगे कि पिछली बार हम क्या गलती की है, इस बार हमको क्या नहीं करना है। पहला 5 मिनट पेपर एनालाइज करना है, सेक्शन उसी को अटेम्प्ट करना है जिसमें सबसे इजी लग रहा है हमको क्वेश्चंस, और पहले इजी वालों को बना लेना है, बिना मतलब तुक्का नहीं मारना है। लास्ट में टाइम बचता है तो उन क्वेश्चन को जिनको छोड़े हैं उनको आके दोबारा से बनाने की कोशिश करनी है, और पेपर में तुक्का नहीं मारना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हमारा नंबर बहुत बार बहुत नीचे ला देता है। जब हमारे पास होता भी ऑप्शन बट हम जा नहीं पाते क्योंकि हम नेगेटिव करके आ जाते हैं। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं, आई थिंक दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर एवरीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट। सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ। सपोज हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्लैट की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या उन्हें गाइडेंस नहीं मिलता कि कहाँ से वो करें। तो क्या नेशनल क्लैट एकेडमी उस स्टूडेंट्स को वैसा गाइडेंस या फ्री कुछ टेस्ट मटेरियल्स या क्विज वगैरह प्रोवाइड कराती है? डेफिनेटली सर। देखिए हमारा जैसे हर ऑल्टरनेट वीक पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मॉक्स होते हैं। ऑफलाइन के लिए तो आपको हमारे दोनों में से कोई एक सेंटर पे आ जाना, लालपुर और गोरा दोनों जगह हमारा सेंटर है। ऑनलाइन वालों के लिए हम लोग ये करते हैं कि आपको हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे एक मैसेज करना होगा व्हाट्सएप, जहां पे आप बोलोगे कि आई वांट टू रजिस्टर माई सेल्फ फॉर द नेक्स्ट मॉक, एंड वी विल टेक यू लिस्ट यू। मैं आपको फिर आपका सर्वर ऑन हो जाएगा और आपको फिर हम ऑनलाइन मॉक अवेल करा देंगे। तो दैट इज अबाउट मॉक। दूसरी बात आपने बोला कि बहुत बच्चे जो गरीब होते हैं वो नहीं है जो कि कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए सर मैं एकदम अपने कोचिंग में एक सिस्टम रखा हूं कि जो ये इकोनॉमिक बैरियर है वो बैरियर नहीं बननी चाहिए कोई भी कंपटीशन के लिए। तो ऑब्वियसली बात है हर बच्चे को तैयारी की जरूरत होती है, गाइडेंस की जरूरत होती है। तो उन बच्चों के लिए भी हम लोग पूरे साल 100% स्कॉलरशिप टेस्ट रखते हैं कि बच्चा आए, एग्जाम दे, और जितना उसको स्कॉलरशिप आएगा उतना उसको हम अवेल कराएंगे। अगर उसका 100% आया तो उसको 0 रुपीज में भी हम लोग पूरे साल का कोर्स पढ़ाएंगे और उसका क्लैट करवाएंगे। थर्डली हम लोग ये करने वाले हैं कि 14 नवंबर को, जो अभी काफी दिन है उसमें तो ऐसे, बट उस दिन एक हमारा ऑनलाइन क्विज कंपटीशन होना है, ऑफलाइन कोई क्विज कंपटीशन, और जिसमें बहुत सारी प्राइजेस भी हैं आपको। तो उसके लिए आप रजिस्टर करा सकते हो। बाकी रेगुलर बेसिस पे हम लोग जीके मैराथन कराते रहते हैं कंडक्ट, जो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिलती है। अगेन उसके लिए आपको रजिस्टर कराना होगा। एंड इसके अलावा सर, इसके अलावा भी हम लोग, आप जब भी आइएगा सेंटर पे, यू विल फाइंड कि कोई ना कोई टाइप का आपको एक्टिविटी हो ही रहा है विच विल अल्टीमेटली बेनिफिट यू। सो एनीवन इज वेरी वेलकम, हमारे सेंटर पे आए और इनमें से कोई भी चीज का फायदा उठाइए। आप ऑनलाइन रजिस्टर करिए अगर आप दूर हो तो, और हम आपको भी सारी की सारी बेनिफिट्स जो वो प्रोवाइड कराएंगे।
परफेक्ट सर, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो स्टूडेंट्स अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, शायद उनके पास उस चीज़ की लैकिंग है कि वो नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें गाइडेंस नहीं मिल रही है। तो मैं फ्री मटेरियल वगैरह सब कुछ आपको, हाँ। हर एक कंटेंट में प्रैक्टिस मटेरियल, फ्री मटेरियल, वो सब कुछ मिल जाएगा आपको। व्हाट आई नीड फ्रॉम यू इज कि यू नीड टू मेक द फर्स्ट स्टेप। आपको आना होगा, आपको मैसेज करना होगा, आपको इनिशिएटिव लेना होगा, एंड वंस यू डू दैट, रेस्ट इज आवर पार्ट। हम लोग बाकी ये काम कर देंगे, आपको कंटेंट आप तक मिल जाएगा, आप पढ़ाई अपना कर पाओगे। सॉरी, मैं ऐसा मानता हूँ कि नेशनल क्लैट एकेडमी का जो ये पहल है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्पफुल होगा, और जो स्टूडेंट्स के पास इन सारी चीज़ों का सोर्स नहीं है वो नेशनल क्लैट एकेडमी को कांटेक्ट करके ये चीज़ें पा सकते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में सर के इंस्टीट्यूशन का नंबर, ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ दे दूंगा। आप सर के टीम मेंबर से कनेक्ट करें, और जो भी क्विज वगैरह जो भी है आप इनसे कनेक्ट करके आगे के लिए कर सकते हो। Oh, thank you so much, sir. Thank you. All the best, students. All the best for your next exam. And hopefully we will meet someday. And जहाँ पे हम लोग सामने बैठ के ऐसी बातें कर सके, और आप अच्छे से अच्छा कॉलेज निकालो, यही हम सब का आपके लिए एक्सपेक्टेशन है, और ये बेस्ट विशेस है। थैंक यू।